नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज चौथे चरण का मतदान भी हो गया। सभी ने अपने अपने विश्लेषण किए, अपने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया, मंथन किया और चिंतन भी, जनता की राय भी बताई। दिल्ली और तमाम जगह से आए पत्रकार, पोलिंग पार्टियां, जो अपने अपने साथ, पोलिंग पार्टियां तो नहीं कहेंगे, जो टीम थी, जो जैसे प्लान करके आया था, पत्रकारों की टीमें, समीक्षकों की टीमें, तमाम तरीके की टीमें और पॉलिटिकल पार्टी की प्रायोजित टीमें भी, जो जैसे आए अपने अपने तरीके से उन्होंने चौथे चरण का निष्कर्ष भी निकाला। और जितना भी देखा गया उसमें से 30 से 35% मतदाता ही, यानी जो समीक्षा सुबह से शाम तक हमें दिखाई दी, या जो तमाम तरीके से लोगों ने विश्लेषण परिभाषण किया, उसमें अगर वास्तव में ये तमाम लोग, तमाम बड़ी बड़ी ब्रिगेड, पत्रकार, समीक्षक, जो भी मैदान में दिखे, अगर मेरा अनुमान सही है तो 30 से 35% लोग ही असली मतदाता तक पहुंच सके, या यूं कहें कि 30-35% मतदाताओं को ही टच कर पाए। बाकी सब पार्टी के वर्कर थे, यानी जो भी पार्टी जिसको जैसा सूट किया उसने अपने हिसाब से इस चुनाव का विश्लेषण दिखाया। अब ये तो हुई इस चौथे चरण की बात, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बाकी 3 चरण बचे हैं, उनके लिए यूपी में बुलडोजर वाले बाबा लगातार धुआंधार सर कर रहे हैं, और उन्हें इस बात पे कोई एतराज भी नहीं है कि उन्हें कोई बुलडोजर वाले बाबा कहे। वो कहते हैं कि बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। सड़ी हुई व्यवस्था, माफिया राज, अपराधी, इनको ध्वस्त करके नव निर्माण का प्रतीक है बुलडोजर। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे ये, इसमें कोई एतराज नहीं अगर लोग मुझे बुलडोजर बाबा कहते हैं। बुल और बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है, और मुझे लगता है पूर्वांचल तक भी ये रहेगा, ऐसी संभावना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या गेम प्लान राजनीतिक दलों का है 2023 को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, ये राजस्थान और पंजाब से निशाना साधा जा रहा है। इसका गेम प्लान, उत्तर प्रदेश का गेम प्लान राजस्थान और पंजाब से, एक बार फिर इन 2 राज्यों का नाम सुन लीजिए, इन 2 राज्यों से यहां का गेम प्लान तैयार हुआ है। मंथन में आज बात यूपी में गेम प्लान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी अवध समेत अवध के 9 जिलों में 59 सीटों पर वोटिंग हुई। अभी 3 चरण और बाकी हैं। 172 सीटों पर पहले वोटिंग हो चुकी, 59 सीटों पर आज हो गई। लगभग ये माना जाए कि आधे से ज़्यादा चुनाव निकल चुका है। लेकिन आज 2 बातें ऐसी हैं जो दूरदृष्टि वाली हैं। पहली, नारी सुरक्षा की बात करने वाले लोगों पर सवाल उठने लगे हैं, और वो सवाल पंजाब और हरियाणा से उठाए जा रहे हैं, लेकिन निशाना उसका उत्तर प्रदेश है। आपको बता देते हैं सीधी सादी भाषा में, गुरमीत राम रहीम, ये नाम आपके जहन में होगा, या दूसरे रूप में इसे बलात्कारी बाबा भी कहा गया। जब हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब पुलिस गुरमीत राम रहीम को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, तो इतना भयानक दंगा हुआ, मार कुटाई हुई, तमाम टीवी चैनलों के वो भी वैन जला दी गई थी, कई पुलिस वालों पर हमले हुए थे, कुछ लोग मरे भी थे। उसके बाद इस बलात्कारी बाबा को गिरफ्तार किया गया, बलात्कार की सजा सुनाई गई, और एक पत्रकार की हत्या का भी दोषी इन्हें माना गया था। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं। डेरा पंजाब और हरियाणा में एक बहुत पवित्र नाम, डेरा पंजाब और हरियाणा में बहुत पवित्र नाम है।
लेकिन गुरमीत राम रहीम ने इसे अपनी अयाशी का अड्डा बना दिया था। और पंजाब की राजनीति की बात करें तो 2017 के चुनाव में डेरा ने कई सीटों पर अकालियों को फायदा पहुंचाया था, और इस बार खबर आ रही है कि जहां जहां कैप्टन और बीजेपी के भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहां भी डेरा समर्थक अगर कोई उम्मीदवार है तो उसे फायदा पहुंच रहा है। बीच चुनाव में, पंजाब के बीच चुनाव में कांग्रेस का भी साथ दिया था ये 2017 में इस गुरमीत राम रहीम ने, और इसका फायदा कांग्रेस उठाने में कामयाब रही और एक अच्छा खासा बहुमत कांग्रेस को मिला था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में डेरा सच्चा ने भाजपा को समर्थन दिया, जिसके चलते हरियाणा और पंजाब दोनों जगह कई सीटें जीती गई, तमाम सीटें जीती, और डेरा सच्चा सौदा ने अपने कोर वोटर्स को पार्टियों की तरफ मूव किया। अब आरोप इसी बात को लग रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम पंजाब के चुनाव के दौरान पैरोल पर आ जाते हैं, और इतना ही नहीं, उनको Z+ की सुरक्षा दी जाती है। Z+, मतलब जिसको सुरक्षा मिलनी चाहिए उसे मिल नहीं रही है। जिन किसानों को टेनी के लड़के ने कुचल कर मार डाला, उनके परिवारों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। राजीव गुप्ता, जो राजीव गुप्ता हत्याकांड लखीमपुर खीरी का ही, तिकोनिया का ही मामला है, उसमें भी टेनी आरोपी हैं, उस परिवार को सुरक्षा नहीं मिल रही। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें पुलिस का एक कांस्टेबल नहीं मिल रहा, और यहां Z+। बाबा जी में ऐसा क्या है जो उनको Z+ की सुरक्षा? उसके पीछे दलील दी गई कि भाई इनसे लोग बहुत नाराज हैं, इनको कहीं मार ना डालें लोग, कहीं इनके साथ कोई मिसबिहेव न कर दें। लेकिन नहीं भाई, ये इतना अगर हाइपर सेंसिटिव व्यक्ति है तो पैरोल दी क्यों गई? उनको बाहर आने क्यों दिया गया? वो भी चुनाव के दौरान, जब इस बात की आशंका हो। तो पंजाब में फायदा, और कहीं और जगह भी थोड़ा बहुत, अगर तराई के इलाकों में देखें तो वहां भी डेरा के समर्थक कुछ लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी, और वहां भी ये माना जा रहा है कि अगर कोई डेंट बीजेपी को होगा तो शायद डेरा की वजह से वो थम जाए, ये भी है। लेकिन तमाम पत्रकारों ने, तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस पर निशाना साधा। देश के जाने माने पत्रकार विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि भाई बलात्कार के दोषी अब आरोपी नहीं है, कोर्ट फैसला सुना चुका है। बलात्कार, हत्या, दुराचारी बाबा गुरमीत राम रहीम को Z श्रेणी की सुरक्षा? कौन सी महिला सुरक्षा की बात बीजेपी कर रही? उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं, और अखिलेश की अगर सरकार आई तो बीजेपी माफिया, मुश्ताक, मुख्तार, अतीक, ये सब सर चढ़कर बोलेंगे। ये अखबार की कटिंग भी विनोद कापड़ी ने ट्वीट की है। आजम खां जैसे लोगों को आतंकी, गुंडा सब कुछ बताया है, लेकिन उसने आईने में क्या राम रहीम बाबा का चेहरा नहीं देखा? जो बलात्कारी है, दोषी, बलात्कार का दोषी है। एक तरफ कैसे एक राज्य में आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सुरक्षा के नाम पर वोट मांगते हैं, और दूसरी तरफ एक बलात्कारी को Z+ सुरक्षा दी जाती है। डबल इंजन की सरकार आपकी। अजीब स्थिति है। एक तो प्रकरण यह है जो उत्तर प्रदेश का गेम प्लान में एक इस पर निशाना साध रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों निशाना साध रहा। पक्ष का भी गेम प्लान है और विपक्ष का भी गेम प्लान है, ऐसा कहा जा रहा। तमाम पत्रकारों ने इसका विश्लेषण किया है। अब महिला सुरक्षा पे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जरा उसको भी सुनिए। हमारी बेटियों की जरूरतों, उनके परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? आज यूपी में ऐसे मंचलों को पता है
कि अगर सीमा लांघी तो कड़ी कार्रवाई होगी। साथियों, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को, पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था, ये सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी इस चुनावी सभा में कह रहे हैं कि भाई 3 तलाक का मुद्दा उठा रहे हैं, मुस्लिम बेटियों के दुख पीड़ा की में बीजेपी ने जो कुछ किया उसकी बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मंचलों को पता है कि ये सरकार आ गई तो उनकी खैर नहीं है। और वो कह रहे हैं विपक्ष मंचलों, लफंगों, दुराचारियों, आतंकवादियों, जो भी वादी हैं वो सब विपक्ष में हैं। ये बात कैसे हो सकती है कि एक राज्य में, हरियाणा में डेरा का पूरा जो टंडीला है वहाँ गुरमीत राम रहीम, पंजाब और हरियाणा में ठीक ठाक उनका प्रभाव है। अभी हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि पिछले दिनों भी हाल में जिस दिन पंजाब का चुनाव था उस दिन वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा हो रही थी, इस विषय पर हम लोगों ने बात की थी। तो ये बताया गया कि भाई गुरमीत राम रहीम का पंजाब के मालवा इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है, और ये मालवा वही इलाका है जहाँ चमकौर साहब है, जहाँ से चन्नी आते हैं, और यहाँ पंजाब की करीब 69 सीटें आती हैं इस इलाके से, और ये दलितों का इलाका है, दलित वोटर्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या गुरमीत राम रहीम का इस्तेमाल किया गया? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस को क्या दोबारा सत्ता में रोकने के लिए ये काम किया गया? क्योंकि कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने भी बाबा की मदद ली थी। तो जो व्यक्ति घोषित बलात्कारी हो, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने यह कह दिया हो कि दुराचारी है, बलात्कारी है, हत्यारा है, उस व्यक्ति को जेट श्रेणी की सुरक्षा ये भारत में ही हो सकता है, भारत में ही हो सकता है। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का, पीड़ा है बहुत कि एक दुराचारी, घोषित दुराचारी जेड+, आप कुछ भी करते भाई, जेड+ की सुरक्षा आप क्यों दे दी आपने? इसका मतलब कि कथनी और करनी में अंतर है। एक राज्य में आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरे राज्य में बलात्कारी को जेड+ की सुरक्षा। कोई भी जतन करते, कोई भी करते, क्या उसका आना बहुत जरूरी था? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब एक इसी तरीके का गेम प्लान और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, आगरा उससे सटा तमाम उत्तर प्रदेश का काफ़ी जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ राजस्थान की सीमा टच करती है, और अब जहाँ चुनाव है वहाँ राजस्थान की सीमा नहीं है, लेकिन संकेत और संदेश दूसरे राज्यों से जाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अब राजस्थान की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार और उसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने आज विधानसभा सत्र में उन्होंने एक अलख जगा दी और कह दिया कि उनकी सरकार अभी से पुरानी पेंशन बहाल कर रही है। ये नहीं कि सत्ता में दोबारा आएंगे तो बहाल कर देंगे ना, अभी से उन्होंने पुरानी पेंशन कर्मचारियों के, राज्य कर्मचारियों की बहाल कर दी। और ये भी कहा कि जो 2004 के बाद भी जो भर्तियां हुई हैं, ये जब ये पेंशन खत्म की गई थी, पहले वाली तो बहाल करेंगे, लेकिन 2004 के बाद जो भर्तियां हुई हैं, जब ये पेंशन खत्म की गई थी, उसके बाद की भर्तियों पर भी पुरानी पेंशन लागू होगी, यानी उनको इसका लाभ मिलेगा। ये भी अपने आप में, अगले साल राजस्थान में चुनाव है, उसकी तैयारी तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के गेम प्लान में कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ खड़ी नजर आती है। ठीक है, कांग्रेस को लग रहा है कि भाई वो अकेले बहुत सारी सीटें नहीं जीत सकती, लेकिन वहां से संकेत और संदेश जा रहा है। इसका मानसिक दबाव सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो मेंटल माइलेज है, जो मानसिक लाभ है, वो यहां निश्चित रूप से विपक्ष को मिलेगा। एक और ऐलान अशोक गहलोत ने किया कि 50 यूनिट बिजली फ्री। अभी जो गरीब है 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, राजस्थान की सरकार का मानना है कि गरीब जो
सवा सौ यूनिट बिजली खर्च करते हैं, ऐसे गरीबों को उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट आपके सामने है। वो करें कोरोना काल में सभी वर्ग के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं और बिल्कुल हालत खराब है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई जिस तरीके से ये पूरा मसला है, इस पे हम जो 50 यूनिट बिजली है, अगर कोई 100 उपयोग करता है तो 50 यूनिट बिजली वो राजस्थान की सरकार मुफ्त करेगी प्रतिमाह। ये एक बड़ा ऐलान किया है, इससे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों वर्कर के मानदेय में भी 20% की बढ़ोतरी की गई है। ये 3-4 बड़े ऐलान हैं, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। और साथ ही साथ अपने आप में इस बात को कहा गया कि भैया ये मानसिक दबाव आगे के लिए 2023 के लिए और 2024 के लिए। पुरानी पेंशन का हमने जिक्र किया कि भाई पुरानी पेंशन को तो हमने मुद्दा किया ही, अभी बताया कि इस जो अशोक गहलोत के ऐलान का में पुरानी पेंशन से हमने शुरुआत भी की और बताया कि भाई पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। और ये भी कहा है कि भाई जो एरियर वगैरह है वो देंगे, ये भी बात कही सरकार ने। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है। वहां के लाखों राज्य कर्मचारियों का झुकाव निश्चित तौर पर वहां तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इसका लोकसभा में फायदा मिल सकता है। आगे विधानसभा में तो बहुत ज्यादा फायदा मुझे मिलता दिख नहीं रहा, लेकिन इसका फायदा है जब मानसिक दबाव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा तो इसका मानसिक रूप से एक तरीके से परसेप्शन बनेगा, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर इस चुनाव में अखिलेश यादव को मिलेगा। बिलाल साहब बहुत स्वागत, खैर मकदम आपका के न्यूज़ पर। कुल मिलाकर अगर आपने देखा होगा 2 मुद्दे हैं, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। एक तरफ गुरमीत राम रहीम को लेकर जो मौजूदा केंद्र की सरकार है उसको लेकर तमाम निशाना साधा जा रहा है, तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी ट्वीट कर रहे हैं। और ये हो रहा कि भाई एक तरफ वो कहते हैं कि नारी सुरक्षा की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं और बलात्कारी गुरमीत राम रहीम को Z+ ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कि उनको बाहर निकाला गया? कोई पॉलिटिकल अर्जेंसी थी? एक तो ये मेरा सवाल होगा आपसे। दूसरा सवाल है कि अशोक गहलोत ने भी पिटारा खोल दिया, जन सरोकारी राजनीति, वेलफेयर स्टेट की बात, वो भी पूरे 4 साल बिल्कुल चुप बैठे रहे। अब अचानक उनको भी लगा कि अब तो ये वेलफेयर वाली राजनीति है भाई, तो इसमें अब कुछ हम भी आहुतियां डाल दें, तो आज उन्होंने डाली हैं। तो दोनों मसलों पे आपकी बेबाक राय है। देखिए दुर्गेंद्र जी, राजनीतिक लाभ के लिए आप भले ही कुछ कर लें, लेकिन समाज के अंदर गलत अवधारणा को स्थापित करना, गलत मान्यताओं को स्थापित करना या रॉन्ग डीड्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इसकी कीमत आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी, या फिर वो कोई भी पार्टी जो ऐसा करती है। नंबर 1। नंबर 2, बाबा राम रहीम या डेरा सच्चा सौदा, अगर ऐसे इस इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो पंजाब से जुड़े जो अखबारात हैं, अगर किसी ने उसका अध्ययन किया है तो ये बात आसानी से समझ लेगा कि एक समय था जब डेरा सच्चा सौदा या कहिए बाबा राम रहीम, इस इंस्टीट्यूशन को लोग पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वार से जोड़कर देखा करते थे और कहा करते थे कि पाकिस्तान भारत के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से गलत मान्यताएं, धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा दे रहा है। एक परसेप्शन हुआ करता था 90s के दौर में इस टाइप का। लेकिन आज ये परसेप्शन एक अपराधीकरण में बदल गया है और जिस तरह से इनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, जो पार्टी देती है, वो यकीनन कहीं ना कहीं गलत मान्यताओं को जस्टिफाई कर रही है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है, जिसका समाज के अंदर गलत संदेश जाता है। और इस चीज का खमियाजा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ देश में यही नहीं हो रहा, बल्कि आज गांधी को गाली बकने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। आज गांधी के संबंध में गलत बातें कहने वालों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। आज सांप्रदायिक भाषण बाजी करने वालों को राजनीति में जगह दी जाती है। आज सांप्रदायिकता की आड़ में
सांप्रदायिक दंगे कराने वाले, तमंचे लहराने वालों को पार्टी की सदस्यता दी जाती है। तो ये सभी वो अवधारणाएं हैं जिसको समाज बखूबी समझ रहा है और देख रहा है, और इसका बारीकी से अध्ययन कर रहा है कि समाज के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो समाज की जब चेतना जागरूक होती है, या समाज जब इन चीजों को समझना शुरू करता है, जब समाज इन पर सो मोटिव डिसीजन लेता है, तो यकीनन इस तरह के कार्य करने वालों को वो पनिश जरूर करता है। ये मेरी अपनी मान्यता, ये मेरी अपनी समझ है। हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूं, लेकिन भारतीय समाज की जो संस्कृति रही है उसमें सहनशीलता, उसमें वाक्यपुटता, उसमें सरलता, उसमें ज्ञान का होना, उसके अंदर अच्छी मान्यताओं को बढ़ाना, इसकी तो जगह है। लेकिन आप गलत डीड्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, इसका कोई भारतीय समाज में स्थान नहीं है। आज नहीं तो कल इसकी खमियाजा राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। ठीक बात। अब रहा सवाल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जिस तरह से आपने बात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से समाज को, बल्कि कहिए कि पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिक वातावरण का जो माहौल बनाया है, उससे आज लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जब कोई भी राजनीतिक पार्टी उससे वैचारिक रूप से लड़ने में अब पूरी तरह अपने आप को सक्षम नहीं पाती, तो वो इस तरह की सर्विसेज का एक आधार तैयार करती है, और इसका प्रभाव समाज में आता है, लोकतंत्र में आता है। इसे जनमत तैयार होता है। जब सुविधाओं की राजनीति की जाती है, जब लोगों की कंफर्ट की राजनीति की जाती है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इससे आप अपना राजनीतिक आधार तैयार करते हैं। हालांकि कांग्रेस की एक परंपरा रही है। कांग्रेस ने पहले एक समय में गरीबों को बहुत ही सुविधाएं प्रदान की थी, और गरीब और किसान और पीड़ित लोग कांग्रेस के अंदर अपना घर समझते थे। लेकिन कांग्रेस से भी मान्यताएं छूटी, कांग्रेस भी प्रोफेशनल पार्टी बन गई, कांग्रेस ने भी गरीबों की अनदेखी करनी शुरू कर दी, और आज आप समझते हैं कि कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। लेकिन जब से इस कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी का पदार्पण हुआ, या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इन्होंने आज फिर कांग्रेस की लीग को उसी पुरानी कांग्रेस या नेहरूवादी कांग्रेस की परंपराओं से, इंदिरा गांधी की परंपराओं से जोड़ने की बात की है, उस धारा पे चलने की कोशिश की है, कि ताकि राजनीति के अंदर एक नए आयाम स्थापित किए जा सके। हालांकि यहाँ मैं ये बात कह के कांग्रेस का फेवर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनकी राजनीतिक शैली को ट्रेस करने की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है, और जब तक आप समाज के अंदर वेलफेयर स्कीम्स नहीं लाएंगे, समाज का भला नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है इस राजनीति का भी कोई मायने नहीं होते। राजनीति सिर्फ राष्ट्रवाद का नाम नहीं है, कोई कल्पना का वाद नहीं है। राजनीति के अंदर जो एक स्टेट है, उसका काम ही पब्लिक वेलफेयर है। तो जो वेलफेयर की बात करेगा, राजनीति में फले फूलेगा। बिलाल साहब, बहुत 40 सेकंड में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि क्या मानसिक रूप से अशोक गहलोत ने जो ये ऐलान किया है, क्या मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर ये मानसिक दबाव पड़ेगा और इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा? इसी तरह डेरा सच्चा सौदा को लेकर भी उत्तर प्रदेश में निशाने साधे जा रहे हैं। दोनों मसलों का क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला है, जो बाकी 3 चरण बचे हैं? बहुत संक्षिप्त में देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मैसेज जरूर जाएगा कि कांग्रेस की सरकारें वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए क्या कर रही हैं। लेकिन अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीय संदेश भी देना चाहते हैं। 5 चरणों के चुनाव में अपना मोटिव भी साध रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इंटरनल पॉलिटिक्स को भी वो मैनेज कर रहे हैं। जो सचिन पायलट खेमा है, जो उभर के ऊपर आना चाहता है, उसको भी इस वेलफेयर स्कीम के माध्यम से अपने हाईकमान को संदेश देना चाहते हैं कि आई एम टेकिंग दिस गवर्नमेंट ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज माफ़ी, बहुत कम समय दे पाया आपको, बहुत माफ़ी। जल्दी हम लोग फिर जुड़ेंगे। तो बिलाल साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि भाई ये राजनीति, जो मूल राजनीति है वो कांग्रेस की थी, लेकिन वो कांग्रेस भूल गई थी अपनी राजनीति, तब उसको आम आदमी पार्टी से सीखनी पड़ रही है। जैसे योग हमारे भारत में आदिकाल से, आदि परंपरा, ऋषियों मुनियों की परंपरा थी, लेकिन योगी के रूप में रामदेव को लोग जानने लगे, और राजयोगी के रूप में योगी आदित्यनाथ। तो ये अंतर है कि हम अपनी ही पर, कांग्रेस जो दूसरों को सिखाया करती थी, वो खुद अब आम आदमी पार्टी से सीख रही है। वेलफेयर स्टेट की जो बात है, वेलफेयर स्कीम की बात है, वो राजनीति।